नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज की क्लास के अंदर। हरियाणा जीके की जो क्लास है आज की, उसका पहला प्रश्न है आज का हमारा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास में सुखना झील, सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर और दमदमा झील। तो सही जवाब है दमदमा झील जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव के अंदर, यानी गुरुग्राम के अंदर यह स्थित है। ठीक है। और सुखना झील जो है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। सूरजकुंड जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। और सूरजकुंड का जो निर्माण करवाया था ना, वो राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि तोमर राजवंश से थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजा सूरजमल तोमर ने जो है सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे प्रतिवर्ष फरवरी महीने के अंदर जो है हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसको हम सूरजकुंड मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, और यह एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ प्राचीन सरोवर है। और इसके अंदर जो ताज़ा पानी आता है ना, ताज़ा पानी, वो नरवाना माइनर से इस ब्रह्म सरोवर को जो है ताज़ा पानी मिलता है। दमदमा झील हमने बता दिया, हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो कि गुरुग्राम के अंदर है। और फरुखनगर और सुल्तानपुर झील जो हैं वो भी कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो 17 सीट जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं 90 विधानसभा सीटों में से। ठीक है। अब ये कौन कौन सी सीटें हैं? 90 सीटें, सॉरी 17 सीटें जो कि रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए। तो अंबाला की मुलाना सीट है, यमुनानगर की साडौर है, कुरुक्षेत्र की शाहबाद सीट रिजर्व है, तित्थल की गोला सीट रिजर्व है, करनाल की नीलोखेड़ी सीट जो है रिजर्व है, पानीपत में इसराना सीट रिजर्व है, सोनीपत में खरकोदा सीट रिजर्व है, जींद के अंदर नरवाना सीट रिजर्व है, और सिरसा के अंदर कालांवाली सीट रिजर्व है, फतेहाबाद के अंदर रतिया सीट रिजर्व है, और हिसार के अंदर उकलाना सीट रिजर्व है, भिवानी के अंदर भवानी खेड़ा रिजर्व है, झज्जर के अंदर झज्जर की ही सीट रिजर्व है, रोहतक के अंदर कलानौर की सीट रिजर्व है, रेवाड़ी के अंदर बावड़ की सीट रिजर्व है, और गुड़गांव में पटौदी की, पलवल में होडल की सीट रिजर्व है। तो ये 17 सीटें हैं जो कि विधानसभा की रिजर्व सीटें हैं। ठीक है। और हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर 22 जिले हैं, जिनमें से 5 जिले जो हैं, जैसे कौन कौन से? महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के साथ में इधर बात करें तो चरखी दादरी, और फिर उधर फरीदाबाद और नो। ठीक है। और इधर बच गया हमारा पंचकुला। तो ये 5 जिले हैं जिनके अंदर कोई भी विधानसभा सीट जो है ना वो क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। ठीक है। क्योंकि 17 सीटें रिजर्व थी, तो 17 ही जिलों के अंदर रिजर्व हुई वो, और 5 जिले बचेंगे जिनके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट है वो आरक्षित नहीं है। तो 17 यदि हमें याद नहीं रहते हैं तो हम कोशिश करें कि पांचों के पांचों जिले जिनके अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है उनको याद कर लें। महेंद्रगढ़ हो गया, और उसके साथ में लगता हुआ हमारा चरखी दादरी जिला जो नया बना है वर्तमान में। फिर उधर गुरुग्राम की साइड के अंदर बात करें तो फरीदाबाद हो गया और नू हो गया, और फिर उधर बात करें तो हमारा पंचकुला हो गया, जो हेड क्वार्टर है हमारा वैसे आमतौर के ऊपर हम बात करें तो। इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं 10, उनकी में से 2 सीट रिजर्व हैं, एक तो सिरसा की और एक अंबाला की। ठीक है। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? अभी हमने जो 17 जिलों के जो आरक्षित क्षेत्र पढ़े थे, जो रिजर्व सीटें थी वो पढ़ी थी। पटौदी की भी रिजर्व है, बावड़ की भी रिजर्व है, झज्जर की भी सीट रिजर्व है। नारनौल जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, नारनौल, ये क्योंकि महेंद्रगढ़ की सीट है वो रिजर्व नहीं थी, और महेंद्रगढ़ के अंदर ही नारनौल आता है। ठीक है। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं? तो पंडित विद्यानिधि जो हैं, पंडित विद्यानिधि जो हैं वो श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक हैं। ठीक है। इंक की खेती प्रहसन के लेखक कौन है?
इंक की खेती प्रशन जो है उसके लेखक कौन है? तो राजाराम शास्त्री जो हैं वो इंक की खेती प्रशन के लेखक हैं। और जो हरियाणा का पहला उपन्यास था ना, क्या नाम था? झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। और उसके भी जो लेखक हैं वो कौन है? राजाराम शास्त्री। ठीक है। और इनकी खेती प्रशन के लेखक भी कौन है? राजाराम शास्त्री। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयनारायण कौशिक जो हैं वो माटी का मोल उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है। और अन्य रचना बूढ़ी सुहागन रही है जयनारायण कौशिक की। और इनको याद रखने की जो तरीका है कि बूढ़ी सुहागन होती है उसको माटी का मोल पता होता है। बूढ़ी सुहागन होती है उसको किसका मोल पता होता है? माटी का। और बूढ़ों को तो बहुत अच्छे से पता है, मतलब जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि जो माटी थी उसकी क्या वैल्यू थी। ठीक है। और मोहन चोपड़ा की जो रचनाएं हैं, सुबह से पहले, टूटा हुआ आदमी, नीड़ के आगे, ये नए लोग, एक छाया और मैं। अमृतलाल मदान की जो रचना है लाल धूप और लाल पसीना जो है वो उसके लेखक हैं अभिमन्यु अंत, यानी अभिमन्यु को अनंत में लाल पसीना आया। ठीक है ना। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मधुकांत गांव की ओर रचना है, यानी मतलब मक्खी जो शहद लेने के लिए कहाँ पे जाती हैं? गांव की ओर जाती हैं, वहाँ के खेतों के अंदर जाती हैं। तो मधुकांत की है वो गांव की ओर रचना है। ठीक है। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? तो स्वदेश दीपक जो हैं सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वो कब किया गया? तो नवंबर 1967 को जो है हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और यह हरियाणा का सबसे लंबा रहने वाला राष्ट्रपति शासन, यानी लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन लागू रहा वो पहला राष्ट्रपति शासन था, जो कि 2 नवंबर 1967 को लागू किया गया था। ठीक है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी, और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह प्रथम राष्ट्रपति शासन दौरान मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल थे हरियाणा के वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 30 अप्रैल 1973 को। उस समय राष्ट्रपति जो थे B.D. जत्ती, और प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई जो हैं वो पहले कांग्रेसी और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। ठीक है। मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता और राज्यपाल जय सुखलाल हाथी थे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ। और यह सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन है, यानी कम समय तक चला था ये, और ये सबसे ज़्यादा चला था पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ 6 अप्रैल 1991 को लागू हुआ। और उसमें जो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त थे रामास्वामी वेंकटरम, और इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान है ना सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री उस समय थे चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। तो ये तीनों जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लागू हुए उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन इनसे बनना चाहता है। ठीक है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 2 बार अंतरिक्ष के अंदर गई, करनाल से बिलोंग करती हैं कल्पना चावला। तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया जो क्रैश हो गया था उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और वैसे ये अक्सर कहती भी रहती थी अपनी जो डेली रूटीन जो अपनी लाइफ थी उसके अंदर कहती थी कि मैं तो अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है मैंने, और इसी के लिए ही मरूंगी। और हकीकत हो गई वो चीज़ जो इन्होंने अक्सर ये कहती रहती थी। ठीक है। तो ये देखिए ये कल्पना चावला के शब्द थे जो मैंने बताए हैं आपको। और कल्पना चावला का जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 को हुआ, और 10th की मार्कशीट के अनुसार जो है उनका जन्म
बर्थ है, यानी 1 जुलाई 1961 को हुआ था करनाल में। ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी और 2 बार अंतरिक्ष के अंदर गई। यान था इनका कोलंबिया दोनों बार, और पहली बार 1973 में और दूसरी बार 2003 में। तो 2003 में जब मिशन वापसी था 1 फरवरी 2003 को, तो कोलंबिया का क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है वो कैथल के अंदर डोगरा गेट के समीप स्थित है। और गुरुद्वारा नीम साहिब जो है वो गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब अम्बाला के अंदर है, और छठवें गुरु, सिखों के जो छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, उनको समर्पित है गुरुद्वारा मंजी साहिब। टोपिया वाला गुरुद्वारा जो है वो कैथल के अंदर है, और यह एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है हरियाणा का जिसके अंदर रामायण का भी पाठ होता है और गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ होता है, दोनों का पाठ होता है। तो कैथल के अंदर यह गुरुद्वारा है, टोपियो वाला गुरुद्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 22 युद्ध लड़े थे, और उनमें से एक के अंदर भी उनकी हार नहीं हुई थी। लेकिन इस युद्ध में उनकी आंख में तीर लगने के कारण उनको इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, देखिए यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, और अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। तो इसमें जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार होती है। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है वो रेवाड़ी से संबंध रखते थे, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ये अंतिम हिंदू शासक थे, क्योंकि संबंध भी इनका रेवाड़ी जिले से यानी हरियाणा के रेवाड़ी से था। तो यह अंतिम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। देखिए 22 युद्ध लड़े, इनमें से एक में भी हार नहीं हुई, और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है अंतिम विक्रमादित्य भी थे भाई। कौन से नंबर के थे? 14वें विक्रमादित्य थे ये। अगला प्रश्न है, बुजली आभूषण डैश में धारण किया जाता है, यानी कहाँ पे धारण किया जाता है ये जो बुजली नामक आभूषण है? तो ये कानों के अंदर धारण किया जाने वाला आभूषण है महिलाओं के द्वारा। जो पुरुषों के द्वारा कानों के अंदर जो आभूषण पहना जाता है वो होता है मुर्की, जो कि सोने का बना हुआ आभूषण होता है। देखिए, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा बाली, कर्णफूल, झुमका ये कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। माथे की बात करें तो माथे के ऊपर टिक्का, छाछ, बोरला पहने जाने वाले आभूषण हैं। गले में हार, माला, हसली, मोहनमाला, गलश्री, पुरुषों के द्वारा कंठी। ठीक है, पुरुषों के द्वारा जो कंठी पहनी जाती है वो भी सोने की बनी हुई होती है। और अक्सर जो ये पुरुषों के द्वारा कंठी पहनी जाती है वो आमतौर पर हम देखते हैं कि शादी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो है यह पहनी जाती है। नाक में पुरली, नाथ, लौंग और कोका पहना जाता है। ये आभूषण हैं हाथ, गले के, माथे के, नाक के और कानों के। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? कौन थी भाई? तो कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव, अनीता कुंडू और ममता खरब। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जवाब है हमारा? तो 2 बार फतेह, जो पहली बार फतेह किया था वो संतोष यादव। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह करने वाली हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही जो है वो कौन है? संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह किया था। ठीक है, और यह जो है पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह किया था। और यह हरियाणा की नहीं, विश्व की प्रथम महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, और रेवाड़ी जिले से ये थी। ठीक है, कहाँ से थी? रेवाड़ी जिले से।
अनीता कुंडू की बात करें तो अनीता कुंडू ने 3 बार जो है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और 3 बार जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह किया है। ठीक है, तो इन्होंने जो फतेह किया है वो 2 बार अलग अलग बार, यानी नेपाल और चीन दोनों तरफ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह किया, और हिसार जिले से इनका संबंध है। ठीक है, वैसे 3 बार ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह कर चुके हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक हैं, और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से हैं, और साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग के अंदर जो है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ममता खरब ये 2002 के कॉमनवेल्थ गेम जो हुए उनके अंदर भारतीय महिला टीम की कप्तान थी, और इन्हीं के नेतृत्व के अंदर जो है भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसी के कारण इनको जो है गोल्डन गर्ल की उपाधि दी गई थी, गोल्डन गर्ल के नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा जो हैं उनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, और ये पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। इनकी जो रचनाएं हैं कवि शिरोमणि उपनाम से कवि शिरोमणि उपनाम से भी इनको जाना जाता है, और ये कहाँ से थे? सोनीपत से। ठीक है, और पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। पंडित श्री राम शर्मा जो है अन्य उपनाम है इनके हरियाणा तिलक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये कहाँ से हैं? झज्जर से। राय बहादुर लाला मुरलीधर जो हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये तीनों नाम जो उपनाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखें, ध्यान में रखें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर श्री राम को बहुत ज़्यादा ही पूजा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में है पंजाब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो बहादुर जो हैं, राय बहादुर जो हैं वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और इंडिया यानी दादा भाई। ठीक है, दादा भाई, या कह सकते हैं हम कि जो पिता होते हैं वो हमारे दादाजी लगते हैं, तो दादा जो हैं वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। ठीक है, मूलचंद जैन जो हैं उनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है, और इनका संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध रखता है? तो काला अम्ब जो है वो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उससे संबंध रखता है, और सलारगंज गेट जो है वो भी पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद है वो भी पानीपत के अंदर है, जिसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। कोस मीनार जो है इनका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और कोस जो है, कोस पुराने समय में दूरी मापने की इकाई होती थी। ठीक है, बड़े बूढ़ों से आपने सुना भी होगा कि मैं आज इतने कोस चल के आया हूँ, या उतनी कोस वो जगह पड़ती है। ठीक है, तो दूरी मापने की इकाई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज यानी CIRB हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1 फरवरी 1985 को हिसार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 3 प्रजनन केंद्र हैं हिसार के अंदर, भेड़, असव और सुअर। तीनों प्रजनन केंद्र हैं हिसार के अंदर। और ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो वो है सिरसा के अंदर। भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी।
सूअर प्रजनन केंद्र है हिसार के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा सूअरों की बात करेंगे तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग हेतु कितनी सीट आरक्षित हैं? ये हमने बताया था। लोकसभा के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, सिरसा की और अम्बाला की। ठीक है। अब देखिए कि सिरसा और अम्बाला की ये हमने बता दिया आपको। कौन कौन सी हैं? वो 10 सीटें हैं लोकसभा की। अम्बाला है, अम्बाला हो गया, अम्बाला के पास में उधर कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र से इधर बात करें तो करनाल हो गया और सोनीपत। ठीक है। तो ये 4 सीटों तो ये होगी। फिर बात करते हैं, इधर आएंगे रोहतक, रोहतक के साथ में फिर उधर इधर भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया और उधर हो गया हिसार और सिरसा, और इधर बचते हैं फिर हमारे 2 फरीदाबाद और गुड़गांव। तो ये 10 सीटें जो हैं, 10 सीटें हैं। अम्बाला, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र हो गया, फिर सिरसा और हिसार हो गया, इधर हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ आता है और गुड़गांव फरीदाबाद। तो ये 10 सीटें हैं, वो लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से सिरसा और अम्बाला की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बल्लभगढ़ का वह अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 की क्रांति में वीरता का परिचय दिया था? तो नाहर सिंह जो हैं वो बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है वीरता का परिचय दिया था। और बल्लभगढ़ का पुराना नाम जो है बलरामगढ़ था, और इसकी स्थापना जो है 1609 ईस्वी में की गई थी बल्लू उर्फ बलराम के द्वारा। और राजा नाहर सिंह जो हैं वो भी इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें समझौता करने का प्रस्ताव भेजा था और दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण दिल्ली में कैद करके इनको जो है चांदनी चौक के ऊपर फांसी दे दी गई थी। कब? 9 जनवरी 1858 को। और नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी कहाँ पे है? बल्लभगढ़ के अंदर है। चौधरी सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा कॉलेज से जो है चौधरी सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ हैं? तो हरियाणा की टांगरी नदी है जो है उसका उद्गम स्थल है मोरनी के पहाड़ियों से। टांगरी नदी को हम डांगरी नदी भी बोलते हैं। और अम्बाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी के अंदर ये मिल जाती है, इसलिए टांगरी नदी जो है उसको हम मारकंडा की सहायक नदी भी कहते हैं। चैमन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? देखिए, ऋषि चैमन जो आजकल आप च्यवनप्राश खाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई च्यवनप्राश है। ठीक है। और इन्होंने अपने आप को जवान रखने के लिए उस जड़ी बूटी का निर्माण किया था। और इनकी स्मृति के अंदर जो मेला लगता है वो ढोसी की पहाड़ी के ऊपर जो है मेले का आयोजन किया जाता है। ढोसी की पहाड़ी जो है वो ढाणी कुलताजपुर गांव के अंदर स्थित है और दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी, और इनकी जो ऊंचाई है वो 652 मीटर है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो मोरनी की पहाड़ियों के अंदर है, क्रो चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1467 मीटर है। और कलियाणा पहाड़ी जो है यहाँ पर भारत का एकमात्र हिलने वाला पत्थर मिलता है, यानी पूरे विश्व के अंदर 3 ही जगह पे मिलता है, जिनमें से एक हमारे पूरे भारत में हमारे हरियाणा के अंदर मिलता है, जो कि कलियाणा गांव के अंदर है। और कलियाणा गांव जो है चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? तो चौधरी छोटूराम जी जो हैं उनको ही भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हमें सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो फिजिलपुर से हमें ये प्राप्त हुई है। और फिजिलपुर कहाँ पे है? सोनीपत जिले के अंदर है। ठीक है। चौधरी छोटूराम ने भाखड़ा बांध निर्माण हेतु किसके साथ समझौता
पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे बिलासपुर के राजा के साथ, और बिलासपुर जो है वो यमुनानगर के अंदर है। और यहाँ पे जो है हरियाणा की या विश्व की सबसे बड़ी पेपर मिल स्थापित है, बिल्ट। ठीक है, यहाँ पे उत्तम क्वालिटी का जो है पेपर निर्माण होता है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, सोना पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल हैं। और यह नदी जो है, मारकंडा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक स्थान से शिवालिक पहाड़ियों की धरतीधर पहाड़ी से निकलती है। और सबसे पहले ये अंबाला जिले के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र की सनिशा नामक जो झील है उसके अंदर मिल जाती है। और मुख्य रूप से यदि बात करें तो कहाँ पे प्रवाह है, इसका बहाव कहाँ पे रहता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यह बहती है और घग्गर की यह सहायक नदी है। ठीक है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो सतकुंबा तीर्थ जो है वो खेड़ी गुजर गांव के अंदर स्थित है, जो कि सोनीपत जिले के अंदर है। और रामदेव तीर्थ जो है वो सिरसा के अंदर है। और रामराय तीर्थ जो है वो जींद के अंदर है। और शीतला तीर्थ आपको पता ही है, शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो ये कक्कड़ जी महाराज जो हैं उनकी स्मृति के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का? बेनामी संप्रदाय मेले का। ठीक है। हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? तो 1988 के अंदर सूरजकुंड के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, हर्मिटेज पर्यटन की। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? देखिए ये युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस युद्ध के अंदर यदि सैनिकों ने भाग लिया था तो वो रोहतक के सैनिक थे, यानी रोहतक के सैनिकों ने इस युद्ध में सबसे ज़्यादा भाग लिया था। और अंबाला जिले से जो कुल सैनिकों ने हिस्सा लिया था वो 6341 सैनिक थे। हरियाणा में सैंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? तो ये 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व जो है हरियाणा के अंदर सैंधव सभ्यता का प्रसार हुआ। और स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यदि कहीं पे हैं तो वो कहाँ पे हैं? हरियाणा और पंजाब के अंदर है। हरियाणा का राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह है कब किया? मोहन सिंह मंडार जो हैं उन्होंने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो मोहन सिंह मंडार जो हैं वो कैथल रियासत से थे और इन्होंने 1530 ईस्वी में जो है बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1 अगस्त 1969 को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1979 के अंदर भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई थी। हरियाणा व पंजाब के बीच सीमा निर्धारण हेतु गठित जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जिनमें से एक सदस्य मुख्य रूप से थे जेसी शाह और MM फिलिप और एस दत्त। ठीक है। तो ये एस दत्त और MM फिलिप जो हैं वो इनके अन्य सदस्य थे। और एस दत्त जो हैं उन्होंने चंडीगढ़ और जो खरड़ तहसील हैं उनको हरियाणा में मिलाने का विरोध किया था। और जो ये आयोग है जेसी शाह आयोग, उसका गठन की बात करें तो 23 अप्रैल 1966 को इसको गठन किया गया। और पहली रिपोर्ट इन्होंने अपनी प्रस्तुत की थी, इस आयोग ने, वो 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध जो है हरियाणा के कहाँ से है? झज्जर से, झज्जर जिले से इनका संबंध है। और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे, यानी इनके लिए चुनाव नहीं करवाया गया था,
मनोनीत का मतलब है इनको वैसे ही मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो है सहमति बना के जो है नियुक्त किया गया था। बसंतुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो ये यमुनानगर के जो है उत्तर पूर्व के अंदर बसा हुआ है। और बसंतुर जो जंगल है वहाँ पे एक हाथी पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। ठीक है। रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? तो देखिए, रणवीर सिंह जो हुड्डा हैं वो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे, और जो हुड्डा साहब हैं, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ये उनके पिताजी हैं। रणवीर सिंह हुड्डा जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं। ठीक है। तो इनको 1941 के अंदर जो है सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? तो 1991 को जो है पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि दी गई। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था? तो आचार्य कृष्णचंद्र जो हैं उन्होंने जैनेन्द्र जैन गुरुकुल बनवाया था, और यह कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है।